अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू FCA एकेडमी। ठीक है, आज हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट है 1 जुलाई 2020 का। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ बायोलॉजी। लेट्स कम टू दी MCQs नंबर 1। द स्टेटमेंट ऑफ MCQs 1 इज़ एनिलीन ब्लू गिव्स ब्लू कलर टू डिश। एनिलीन ब्लू जब हम यूज़ करते हैं एज अ स्टेन, तो ये किस चीज़ को ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए इज़ फंगल हाइफी, option B is spores, option C is both A and B, and option D is none. So the correct answer is C, because it provides blue color to fungal hyphae and as well as spores. So the correct option is C. चैप्टर 1 का ये स्टेनिंग टॉपिक में एक टेबल गिवन है, उसमें से कोई एक MCQ जीटा में ज़रूर आता है, तो ये भी उसी से लिए हुआ है। फ्रीजर नीड्स फॉर टिश्यू कल्चर मस्ट हैव फ्रीजिंग लोवेस्ट टेम्परेचर अप टू -20 डिग्री C। इसका आंसर है डी। ये इसकी लोवेस्ट टेम्परेचर रेंज है। जब इस टेम्परेचर पे हम टिश्यू कल्चर करते हुए एक्स प्लांट को रखेंगे तो वो पैथोजेनिक अटैक से प्रोटेक्टेड रहेगा। इट मस्ट बी फ्रीज्ड एट -20 डिग्री C टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दी पैथोजेनिक अटैक्स। MCQs नंबर 3 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए हम या तो क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ करते हैं, या आपसे पूछा है कि अल्टरनेट हम क्या यूज़ करते हैं, तो आप देख लें कि इसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर नहीं है। सिलिका है, ग्लास है, मेटल ट्यूब्स हैं, मैट्रिक्स हैं, तो इसमें से पेपर तो नहीं है। अब पेपर की जगह हम अल्टरनेट सोर्स क्या यूज़ कर सकते हैं? सो द अल्टरनेट सोर्स इज़ सिलिका। बाकी जो गिवन है ये तीनों यूज़ होते हैं इनटू कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए। MCQs नंबर 4 है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर सिक्रेटेड बाय डिश। अब ये इस पर कन्फ्यूज़ ना हो, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आप कन्फ्यूज़ होंगे कि इनको तो फॉलिकल सेल्स और कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करते हैं। नो, इनसाइड द सेल आपसे पूछा है कि कौन सी ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है, वेदर गोल्गी बॉडीज़ हैं, लाइसोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या स्मूथ। तो आप ये सोच लें कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का केमिकल नेचर क्या है। दे आर स्टेरॉइड्स इन नेचर, सो दे आर लिपिड्स, एंड लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जगह अगर किसी ऐसे एंजाइम, एंटीबॉडी या किसी ऐसी हार्मोन का नाम हो जो प्रोटीन इन नेचर हो, तो फिर आपका आंसर RER होगा। बट हेयर इज़ क्वेश्चन अबाउट लिपिड्स, तो आपका आंसर जो है वो SER है। नाउ कम टूवर्ड्स दी MCQs नंबर 11। MCQs नंबर 11 में आपसे पूछा है कि राइबोसोम्स कैन बी आइसोलेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डैश टाइम्स विद डैश स्पीड। तो आपसे दो चीज़ें पूछी हैं। राइबोसोम के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन में स्पीड कितनी है और टाइमिंग कितनी है? तो टाइमिंग याद रखिए, ये 1 to 2 आवर्स हैं, और स्पीड जो है एटलीस्ट 1 लाख राउंड पर मिनट। 1,50,000 तक भी पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम स्पीड जो है वो 1 लाख राउंड पर मिनट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास C है, 1 to 2 आवर्स एंड 1 लाख टाइम्स राउंड पर मिनट। MCQs नंबर 12 अगर आप देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइसोसोमल एक्टिविटी। लाइसोसोमल एक्टिविटीज़ में से कौन सी है? TSH डिजीज़, ये लाइसोसोमल एक्टिविटी नहीं है। ये जब लाइसोसोम एक्टिवेट नहीं होता, एक्टिविटी नहीं करता, माल फंक्शनिंग है। ग्लाइकोजीनोसिस टाइप 2, ये भी जब वो फंक्शन नहीं करता तब ये हमारे पास आता है। ऑप्शन C इज़ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज़ दी एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम। जब लाइसोसोम अपनी एक्टिविटी करेगा तो डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगी और मेटामॉर्फोसिस होगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ टेल करेगा इन दी टेडपोल। सो आंसर इज़ C। अब 13 MCQs देख लें कि माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट सीन इन डैश सेल्स। So they were first seen in muscle cells because mitochondria are most abundant in muscle cells. इसके बाद ये MCQs है कि mitochondria will be most abundant in dish. They will be most abundant in muscle cells. Muscle cells sperms, इनमें mitochondria का सबसे हाई नंबर प्रेजेंट है। नेक्स्ट MCQs के लिए पॉइंट याद रखें कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट ऑर्गेनिल है दैट इज़ राइबोसोम। MCQs के लिए याद रखें, इन दी ऑल ऑर्गेनिल द स्मॉलेस्ट वन एंड लाइटेस्ट वन इज़ राइबोसोम। सबसे हेवीएस्ट ऑर्गेनिल जो है वो न्यूक्लियस है, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे माइटोकॉन्ड्रिया है। सेकंड हेवीएस्ट ऑर्गेनिल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। MCQs नंबर 21 देख लें, टेम्परेचर्स राइजेज फ्रॉम 25 डिग्री C to 35 डिग्री C विल इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी अप टू डैश। हमेशा याद रखें, जब भी हम 37 तक नहीं पहुँचे और हम 37 को अप्रोच कर रहे हैं, तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। मतलब 20 से 30 हो जाए, 22 से 32 हो जाए, 23 से 33 हो जाए, 25 से 35 हो जाए, 26 से 36 हो जाए,
27 से 37 हो जाए, एवरी 10 डिग्री सी विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स। अगर 37 को क्रॉस करेगा तो फिर ये जो फंक्शन है ये अपोजिट हो जाएगा, फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। MCQ नंबर 22 है, अनडिफरेंशिएटेड सेल सच एज एग्स हैव अबाउट डैश पोर्स पर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोपोर्स हैं, न्यूक्लियोपोर्स की जो तादाद है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ द सेल्स पे। अगर सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है, अगर सेल अनडिफरेंशिएटेड है तो फिर ये 30,000 तक इसमें पोर्स हो सकते हैं। जिस तरह एक सेल हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड है तो वो 30,000 तक उसकी पॉसिबिलिटी है। और जो मेच्योर सेल होती है डिफरेंशिएटेड सेल, तो उसमें 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस भी पॉसिबल है। एवरी ह्यूमन बॉडी हैज़ डैश टाइम्स ग्रेटर नंबर ऑफ बैक्टीरिया एज कम्पेयर टू ह्यूमन टोटल सेल्स इन द बॉडी। एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में जितने सेल्स होते हैं उसकी अपनी, उससे 10 टाइम्स ग्रेटर बैक्टीरिया उसकी बॉडी में हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि इतने तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 10 टाइम्स ग्रेटर तक है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी में 1000 सेल्स हैं, तो 10,000 बैक्टीरिया उसमें एकोमोडेट होते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन सेम क्वांटिटी इन बैक्टीरियल एंड ह्यूमन सेल। तो याद रखें, एक वाटर जो है वो 70% दोनों में है, एंजाइम्स और हार्मोन्स 1% दोनों में, 1 to 2%। तो ये चीज़ें दोनों में कॉमन है। DNA जो है वो बैक्टीरिया में ज़्यादा है और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स वो ह्यूमन सेल में ज़्यादा है। और ये 3 चीज़ें जो हैं ये दोनों में कॉमन है, जो आपने याद रखनी है। दे आर सेम इन क्वांटिटी, सो आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ देम। MCQ नंबर 31, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वुड बी डैश एंड फ्रीजिंग पॉइंट वुड बी डैश। याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा पावर विच हेल्प्स इन इंक्रीज इन दी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव कर लें और वाटर में जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स ही हो जो कि पोलर बॉन्ड्स हैं, और हम इस इग्नोर कर लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट वो -80 और 100 होंगे। बॉइलिंग पॉइंट विल बी -80 एंड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी -100। 32 MCQ है कि कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्रिकर्सर फॉर डैश। कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ का प्रिकर्सर है? ठीक है, प्रिकर्सर कहते हैं इमेच्योर स्टेट, इमेच्योर फॉर्म। सो कोलेस्ट्रॉल इज़ द इमेच्योर फॉर्म ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये भी इससे डेरिवेटिव्स हैं, 6 हार्मोन्स एंड विटामिन डी। सो आंसर इज़ ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये सब जो हैं स्टेरॉइड्स इन नेचर हैं और कोलेस्ट्रॉल इसका प्रिकर्सर है। बैकबोन ऑफ DNA स्ट्रैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ डैश। बैकबोन से हमारा मतलब जो है वो ये डबल हेलिक्स हैं। ये डबल हेलिक्स जो है ये फॉस्फेट शुगर से बने होते हैं और बीच में जो रंग्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो आपसे बैकबोन का पूछा है, इन बैकबोन का या लेडर्स का जो मेन स्ट्रैंड होता है लाइक दिस। सो दिस स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट शुगर, दैट्स व्हाई आंसर इज ए, फॉस्फेट एंड शुगर। MCQ 34, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन 2H2O into H2O plus ऑक्सीजन। इट मीन्स पर एक्सोसोम की स्प्लिटिंग जो है वो किस एंजाइम की एक्टिविटी है? विदाउट कैटलिस्ट इज डैश एंड विद कैटलिस्ट इज डैश। कंपैरिजन है कि अगर हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करेंगे तो सेम रिएक्शन 86 किलो जूल पे होगा, और अगर यही रिएक्शन हम कैटलिस्ट या एंजाइम की प्रेजेंस में करेंगे तो ये 1 किलो जूल पे होगा। इट मीन्स कि एंजाइम की प्रेजेंस जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोवेस्ट पोजीशन पे ले आती है। अब देख लें, पहले एक्टिवेशन एनर्जी 86 है और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 1 है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। दैट्स वाई वी नीड कैटलिस्ट एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। नाउ कम टुवर्ड्स द MCQs नंबर 41। 41 MCQs में हमारे पास स्टेटमेंट है कि लेक ऑफ विटामिन बी प्रोड्यूस डैश डिजीज़। विटामिन बी डिजीज़ प्रोड्यूस बेरी बेरी। ठीक है। कम टू 42 MCQs। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम बिकम्स डैश। तो आप याद रखिए 0 डिग्री पर कभी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी 0 नहीं होती। ये कन्फ्यूजन दूर कर लें। टेम्परेचर एक फैक्टर है, लेकिन टेम्परेचर के 0 होने से कभी एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप नहीं होती, स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज़ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो इफेक्ट भी गलत है क्योंकि ये एक फैक्टर है, बिकम 0 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एक फैक्टर है और फैक्टर के ना होने से एंजाइम की एक्टिविटी 0 नहीं हो सकती, डिक्रीज़ हो सकती है। विच फैक्टर इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर एंजाइम? टेम्परेचर भी फैक्टर है, pH भी फैक्टर है, एंजाइम कंसनट्रेशन भी फैक्टर है, सबस्ट्रेट भी, और ऑल ऑफ देम नहीं है। तो आप देख लें कि इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है।
सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक जो है वो pH है, क्योंकि टेम्परेचर सब के लिए 37 है ऑप्टिमम। 37 से डिक्रीज़ इंक्रीज़ हर एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है। सेम टू सेम इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज सेम फॉर ऑल द एंजाइम्स ऑफ द बॉडी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है वो भी पूरी बॉडी के सारे एंजाइम्स के ऊपर सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि pH हर एक के लिए अलग है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन है, उसके लिए 1.5 to 2 है। अगर आप अमाइलेज और लाइपेज देख लें तो उसके लिए 7 to 8 up to 9 पॉसिबल है। तो हर एंजाइम के लिए pH जो है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है, जो कि हर एंजाइम के लिए सेपरेट है। लुक एट द MCQs नंबर 24। Dash% of sunlight reaches to the surface of earth which comes from the sunlight. 40% light reach to the earth surface. 60% जो है वो फिल्टर आउट करती है द ओजोन लेयर। नाउ कम टू MCQs नंबर 51। एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात है। हमारे पास दो टाइप के पिगमेंट है। एक मेन पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स के पूछ रहे हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब सनलाइट स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम डैश 670 to 700 ये क्लोरोफिल बी का स्पेक्ट्रम है। 700 to 730 ये PFR का स्पेक्ट्रम है फाइटोक्रोम्स का। 500 to 600 दैट इज़ करेक्ट अबाउट द एक्सेसरी पिगमेंट। 600 to 700 ये एक के लिए भी नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज़ 500 to 600। इसमें ग्रीन कलर आता है और वो रिपेल होता है डी में। ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाय डैश। इंटरग्रेना भी इसको कहते हैं, लेमेला भी कहते हैं। सो आंसर इज़ डी बोथ A and C। 53 द हेड ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड porphyrin and the tail is called dish. Head of chlorophyll is hydrophilic and that is called porphyrin, and tail is hydrophobic which is called phytol. MCQs number 54 देख लें। Coenzyme A is composed of dish. Option A nucleotide correct. Option B vitamins correct. So answer is vitamin B and nucleotide. So answer is both A and B, क्योंकि ये भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है और A भी करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज A B। लुक एट दी MCQs नंबर 61। MCQs नंबर 61 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिल्स एंड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोलेट को। इट प्रोड्यूसेस ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द पेरोक्सोसोम और वो वहाँ पे बनाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन फिर मूव करता है टुवर्ड्स दी माइटोकॉन्ड्रिया और वहाँ पे प्रोड्यूस करता है सेरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोडक्ट्स का सीक्वेंस है ग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन, सेरीन। और ये हमारे पास सीक्वेंस है ऑर्गेनिल्स का, जिसमें सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होगा, पेरोक्सोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आप किस तरह सीक्वेंस याद रखेंगे? फोटो रेस्पिरेशन, photosynthesis occurs in chloroplast, respiration occurs in mitochondria. So the process starts from chloroplast and ends on mitochondria. Which one of the following reaction does not occur in mitochondria? Glycolysis occurs in cytoplasm cytosol. Remaining all the processes occurs in the mitochondria. So the answer is D. Which organelles are involved in process of metamorphosis? कौन सी ऑर्गेनिल है जो कि मेटामॉर्फोसिस में इन्वॉल्व है? पहले भी MCQs था, ये सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो चेक किया जाए। सो आंसर इज लाइसोसोम। मेटामॉर्फोसिस इज एक्चुअली लाइसोसोमल एक्टिविटी। विच टाइप ऑफ लिपिड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम कौन सी लिपिड जो है वो हमारे पास मिलती हैं? तो हमारे पास फास्फोलिपिड है, दैट इज़ फास्फोलिपिड। करेक्ट आंसर इज सी। Now come to MCQs number 71. 71 MCQs का स्टेटमेंट है कि द स्मॉलर इन्फॉर्मेटिव MCQs है द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 30S। 30 + 50 इज इक्वल टू 70S। और अगर ये MCQs यूकैरियोटिक स्मॉलर सब यूनिट हो तो फिर 40S आंसर होता है। विच फॉर्म ऑफ लिपिड हैज़ द फंक्शन ऑफ वाटर प्रूफ लेयर इन प्लांट्स? वाटर प्रूफ लेयर जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ वैक्सेस विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ plants to produce wax around them to reduce the rate of evaporation and transpiration. Uses of bacteriophage in experiments to show the DNA is genetic material is performed by, so answer is Hershey and Chase, क्योंकि ये ट्रांसडक्शन है। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन था। एवरी वाज कन्फर्मेशन ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, हर्शी एंड चेज। द बेस पेयर्स इन DNA आर flayed with a distance of dash between them. So the distance between the base pair is 0.34 nanometer. Diameter of DNA is 2 nanometer. The distance between two base pairs are 0.3 nanometer, ठीक है। अगर ये 3.4 लिखा हो तो फिर उसके साथ आर्मस्ट्रांग होगा, फिर आपका आंसर 3.4 होगा। इसमें चूँकि नैनोमीटर में वैल्यू है, सो आंसर इज 0.34। नाउ कम टू MCQ नंबर 81। Which plant hormone is chemically nucleotide in nature? ऑक्सीन लिपिड है, गिबरेलिन लिपिड है, साइटोकाइनिन लिपिड है। सो आंसर इज नन ऑफ देम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 फैटी एसिड्स? याद रखिए फैट्स में 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसको हम एसाइल ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं, ट्राई ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। फॉस्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड्स होते हैं, वैक्सेस में 1 फैटी एसिड होते हैं, स्टेरॉइड्स और टर्पिनाइड्स में कोई फैटी एसिड नहीं होता। क्वेश्चन में आपसे 3 फैटी एसिड का पूछा है, सो 3 फैटी एसिड का आंसर हमारे पास फैट्स होगा, ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड्स। चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, वो फैट्स के आर ग्रुप पे डिपेंड करता है। नंबर दोनों में 3 फैटी एसिड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ द बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर डिश। कोलेस्ट्रॉल इज़ द बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर स्टेरॉइड्स। 84 का स्टेटमेंट है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप दोनों में चेंज है। अल्डिहाइड ग्लूकोज में है और कीटोन फ्रक्टोज में है, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। पॉलीमर नहीं है, मोनोमर्स नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और वो भी फंक्शनल ग्रुप। नाउ कम टू MCQs नंबर 91। द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन इंसुलिन इज़। अच्छा, आपको पता होगा कि इंसुलिन में टोटल अमाइनो एसिड्स 51 है, तो जितनी भी अमाइनो एसिड्स होंगे उनसे एक बॉन्ड कम होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम 4 अमाइनो एसिड ड्रा करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 अमाइनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4, तो बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ये है कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड हैं तो बॉन्ड्स 50, लेकिन 50 नहीं है, क्योंकि इंसुलिन के आपको 2 चेन्स मिलते हैं। इट मीन्स कि 2 चेन्स हैं तो एक बॉन्ड और भी ब्रोकन है। सो करेक्ट आंसर इज 49। जितने चेन्स होंगे उतनी ही आपने माइनस करने हैं बॉन्ड्स। यहाँ पे 2 चेन्स इंसुलिन में तो 2 बॉन्ड्स माइनस करने हैं। आंसर इज 49। विच इनहिबिटर हैज़ सेम शेप लाइक सबस्ट्रेट एंड कैन फिट इन एक्टिव साइट? सो आंसर इज कम्पिटिटिव ए। नॉन कम्पिटिटिव जो है वो इलेक्ट्रोलिक साइड पे अटैच होते हैं, उसका जो शेप होता है दैट इज़ नॉट फिट टू द एक्टिव साइट। अनकम्पिटिटिव कम्प्लेक्स के साथ अटैच होते हैं। सो दीज 2 आर रॉन्ग। बाय द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 1 फॉस्फोलिपिड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गिव्स डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। याद रखें फैट्स 3 फैटी एसिड देते हैं, फॉस्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड्स होते हैं, वैक्सेस में 1 होता है। सो द क्वेश्चन इज अबाउट फॉस्फोलिपिड्स, द आंसर इज 2। How many nucleotides are present in one genetic code? बहुत easy MCQs है कि genetic code में हमारे पास कितने nucleotides होते हैं। So answer is 3। जिस तरह स्टार्ट कोडन आपको याद होगा, स्टार्ट कोडन इज़ AUG। इस तरह हर एक जेनेटिक कोड में हमारे पास 3 nucleotides होती हैं। कम टू MCQs नंबर 101। From which carbon the oxygen is removed and deoxyribose sugar of DNA? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में ये फ़र्क है कि हमारे पास जो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन नंबर 2, अगर कार्बन नंबर 2 पे H अटैच है तो ये डीऑक्सी है, और अगर यहाँ पे OH अटैच है तो फिर वो राइबोज है। तो यहाँ पे चूँकि DNA का पूछ रहे हैं तो हम डीऑक्सीराइबोज का पूछ रहे हैं। जो डीऑक्सीराइबोज का पूछ रहे हैं तो इट मीन्स कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन डिफिशिएंट है। Second, carbon doesn't have oxygen. 102. The outer region of cytoplasm is more dash like. So the outer region is gel-like, more gel-like. Spindles are mainly composed of dash protein. Spindle fibers are mainly composed of tubulins protein. ठीक है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको मिल जाएंगे टॉपिक में। Indicate the ketohexose sugar, वो शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप हो। ग्लूकोज है अल्डिहाइड, गैलेक्टोज है अल्डिहाइड, सक्रोज
has one aldehyde and one ketone. So the correct answer is fructose. ठीक है, क्योंकि मोनोसैकेराइड है और उसमें कीटोन ग्रुप है. कम टू MCQs नंबर 111. Which organelle is synthesized inside the nucleus of eukaryotic cell? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सी ऑर्गेनेल इन चारों में से जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होती है. एज यू नो न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, सो द करेक्ट आंसर इज सी, राइबोसोम. स्क्रीनिंग द सेल एंड किल टॉक्सिक आउटसाइड सब्सटेंसेस आर द फंक्शन ऑफ डिश. कौन सी एंजाइम है हमारे पास जो कि सेल की स्क्रीनिंग करती है, पैथोजन से उसको प्रिवेंट करती है और जो भी फॉरेन पार्टिकल इंटर होते हैं उसको किल करती है. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम एक एक्टिविटी उसको हम कहते हैं, दे इनगल्फ दी एक्सटर्नल पैथोजेंस. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज विद इन द सेल बाय. माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज विद द सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस. Mitochondria can increase their number without the division of the cell. They can divide themselves. So that's why they are called self-replicating organelles. In photosynthetic plant cells, membrane-bound structures containing green pigment is called chloroplast. जो कि लेकिन एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं. ये कन्फ्यूजन दूर कर लें. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ग्रीन पार्ट्स के अंदर मीजोफिल होते हैं. इस तरह याद रखें कि पहले ग्रीन पार्ट्स ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें मीजोफिल सेल्स हैं. मीजोफिल सेल ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है. ये सीक्वेंस है. तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, मीजोफिल क्या है. मीजोफिल सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है. कम टू MCQs नंबर 121. द कलर ऑफ कैरोटीनॉइड मे बी ब्राउन करेक्ट, रेड करेक्ट, ऑरेंज करेक्ट, ऑल ऑफ देम. आंसर इज ऑल ऑफ देम. इसके लिए शर्ट की याद रखिए ब्रोए. एक बॉय होता है, एक रोय होता है. अब दोनों को मिक्स कर लें, ब्रोए कर लें. ब्रोए स्टैंड्स फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो. ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डैश. सो दैट इज़ 1 मिलियन. ये भी 1 मिलियन की वैल्यू है. सो आंसर इज बोथ A एंड C. अगर ये MCQs लाइट माइक्रोस्कोप के लिए हो तो फिर आंसर 10,000 हो गए. कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपलेस्ट MCQs है. 1 ग्लूकोज है 6 कार्बन, सो 6 ग्लूकोज विल हैव 36 कार्बन. विच शुगर फॉलोज द जनरल फार्मूला ऑफ सैकराइड्स. याद रखें जो सैकराइड्स हैं CnH2ON, ये सिर्फ एप्लीकेबल है ऑन मोनोसैकराइड्स. तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में तो आपने देख लिया कि एक ऑक्सीजन कम है, इसमें कार्बन 5 होते हैं, ऑक्सीजन 4, तो ये गलत है. सुक्रोज डाइसैकराइड है, उस पर ये फार्मूला अप्लाई ही नहीं होते. ये फार्मूला सिर्फ मोनोसैकराइड पे अप्लाई होते हैं. लैक्टोज पे भी अप्लाई नहीं होते क्योंकि डाइसैकराइड है. द ओनली एप्लीकेबल इज़ राइबोज शुगर हेयर, जिसमें 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन है. कम टू MCQs 131. विच कलर इज़ नॉट द कलर ऑफ कैरोटीनॉइड्स. ब्लू कलर इज़ नॉट द कलर ऑफ कैरोटीनॉइड्स. ब्राउन है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, लेकिन यहाँ पे ब्लू के वन है, सो दैट इज़ नॉट द आंसर. रबर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश. रबर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टर्पिनाइड्स. फैटी एसिड इन अ सेल कंटेन्स 10 कार्बन, सो इट कैन प्रोड्यूस डैश ATPs. हमेशा याद रखें जितने कार्बन गिवन हो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 6 के साथ. जिस तरह ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 36 ATPs प्रोड्यूस करती हैं. अगर 8 कार्बन से 48, अगर 9 कार्बन से 54, 10 कार्बन है तो 60. इसी तरह जितनी भी कार्बन हों उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 6 के साथ, आंसर आपको मिल जाएगा. ईजीएस्ट फार्मूला है इसका. द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी इज कोलेस्ट्रॉल. इससे पहले भी गुजर चुका है, सिर्फ स्टेटमेंट्स आगे पीछे कर दें ताकि आपका कंसेप्ट बने. नाउ कम टू MCQs नंबर 141. फोटो रेस्पायरेशन आकर्स इन डैश. याद रखें 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं. फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, मिड में पैराक्सोसोम में और एंड में माइटोकॉन्ड्रिया. लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं पैराक्सोसोम में क्योंकि ये लिंक रिएक्शन इसमें है. तो इसमें तो बहरहाल बाकी है भी नहीं ऑर्गेनेल, लेकिन अगर तीनों हो भी तो भी आपका आंसर पैराक्सोसोम ही होगा. अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, पैराक्सोसोम भी हो,
और ऑल ऑफ देम ना हो तो आपका आंसर पर ऑक्सियोसोम होगा। 142 इज ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। ग्रेप्स कंटेन डैश % ग्लूकोज। आंसर इज 27%। 27% ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है इन ग्रेप्स। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फर ऑफ एनिमल्स। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। केराटिन। द एंटीना कम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब्स 680 नैनोमीटर while photosystem 1 absorbs 700 nanometer. ठीक है। Let's come to MCQs number 151 now. Calculate the number of glycosidic bonds between hexasaccharide. देख लें, हेक्सासेकेराइड का मतलब है कि इसमें 6 यूनिट्स हैं। अगर 6 यूनिट्स हैं तो इसमें के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे बीच में वो 5 होंगे। फॉर एग्जांपल मेरी 4 फिंगर्स हैं, सो 1 2 3 4, इसमें बॉन्ड्स 1 2 3। इसी तरह अगर 5 फिंगर्स हैं तो 4, अगर 6 फिंगर्स है तो 5 बॉन्ड्स के थ्रू वो अटैच होंगे। विच हैव डबल रिंग इन दियर स्ट्रक्चर। यूरेसिल, थायमीन और साइटोकाइन तो है ही नहीं, तो आप याद रखिए कि हमारे पास एडेनिन जो है वो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है। बाकी ये दोनों जो हैं ये पायरिमिडीन्स हैं और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सिमिलरली MCQs नंबर 153, डैश % ऑफ लाइट of the sun reaches to the earth, so the answer is 40%. 60% is filtered out by ozone layer. Which organelle are involved in synthesis of polysaccharide from simple sugars. तो आप याद रखिए कि गाल्जी बॉडीज जो हैं वो पोलीसेकेराइड फॉर्मेशन करती हैं। मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलीमराइजेशन जो है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडीज़। ये भी याद रखें। ये MCQs इस तरह भी पूछा है ईटा ने कि सेलुलोज फॉर्मेशन कौन करता है। इस तरह भी पूछा है कि सेलवाल सिक्रीशन कौन करता है। तो याद रखिए सेलवाल क्या है, सेलुलोज है, और सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है। सो सेलवाल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द इनसाइड द सेल एंड दैट इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय गोल्जी बॉडीज। MCQs नंबर 161, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज ऑफ डैश। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज ऑफ 70S। इट मीन्स इसका जो नेचर है वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक नहीं है। अगर इसका नेचर यूकैरियोटिक होता तो फिर इसका आंसर 80S होता। ये हमें बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोट तक कभी पास नहीं, यानी सांस भी कभी भुगती। 162, डैश आर मोर थैलेकोइड पाइल टू फॉर्म 1 ग्रेनम। 1 ग्रेनम जो है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 50 और मोर थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स। सो आंसर इज C। अ टाइप ऑफ प्लास्टिड इन्वॉल्व इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। पहले आप ये सोच लें कि पोलिनेशन किसके थ्रू होती है। पोलिनेशन होती है थ्रू इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर कलर के पीछे आते हैं। अब फ्लावर कलर या सेंट जो है, दोनों चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कलरफुल पिगमेंट जो कि क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज़ ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट इज़ अदर देन ग्रीन, ल्यूकोप्लास्ट इज़ कलरलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट। देयर डैश राइबोसोम्स इन ईच हेल्थी ग्रोइंग बैक्टीरियल सेल। थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं हर एक सेल में, क्योंकि सेल्स को बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस की ज़रूरत होती है, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, लाइसोजाइम्स की ज़रूरत होती है, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की ज़रूरत होती है, इसी तरह एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है। सो दे आर सिक्रेटेड बाय राइबोसोम्स, क्योंकि इन सब का नेचर प्रोटीन है, और प्रोटीन का जो फैक्ट्री है दैट इज़ द राइबोसोम्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ B, थाउजेंड्स लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स। 171 का स्टेटमेंट है कि द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कंस्पीशियस सेल ऑर्गेनेल इज दैट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर इस ऑप्शन में ना होता तो आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होता। अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी ना होता तो फिर क्लोरोप्लास्ट होता, अगर वो भी ना होता तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइटेस्ट जो है वो राइबोसोम्स है। क्लोरोफिल A हैज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ डैश। क्लोरोफिल A हैज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मिथाइल CH3। क्लोरोफिल B में ऑप्शन B जो है CHO, ये क्लोरोफिल B में होता है। ठीक है। कम टू MCQs नंबर 173, द डैश डार्क रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। 2 डार्क रिएक्शंस, 2 केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन। क्योंकि एक डार्क रिएक्शन में हमें सिर्फ एक PGL मिलता है, और एक PGL जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। 1 PGL इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। तो जब 2 मरतबा ये प्रोसेस हो जाते हैं तब जाके 2 PGL बन जाते हैं, और दोनों PGL कंबाइन होके एक 6 कार्बन ग्लूकोज बना लेते हैं। सो आंसर इज़ 2। पॉलीमर
कोई भी पॉलीमर हो, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, वट एवर इज़ द नेचर, उसके साथ वाटर ऐड होता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में और वो मोनोमर्स में कन्वर्ट करती है। तो ये एंजाइम कौन सी होगी? तो ये एंजाइम होगी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगी। दूसरी बात ये है कि ये चूँकि स्प्लिटिंग कर रही है तो ये कैटाबोलिज्म है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो आंसर हमारे पास हो गया बोथ ए एंड बी, एक में एंजाइम है और एक में प्रोसेस है, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है। MCQs नंबर 181, विच कैरेक्टर्स ऑफ वाटर प्रोटेक्ट द लिविंग सेल फ्रॉम रैपिड टेम्परेचर चेंजेस? वाटर रैपिड टेम्परेचर चेंजेस इसलिए नहीं लाती क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट ड्यू टू विच इट इज़ थर्मोस्टेबल and temperature cannot change the temperature of water. So our body temperature cannot change because of high specific heat of water. Heat of vaporization जो है वो हेल्प करती है to reduce evaporation, ठीक है, तो वो एक अलग प्रॉपर्टी है। तो उसका टेम्परेचर चेंज के साथ ताल्लुक नहीं है, डिहाइड्रेशन के साथ ताल्लुक है। पोलैरिटी ऑफ वाटर जो है वो सॉल्युबिलिटी के साथ है, कोहेशन फोर्स मूवमेंट के साथ है और सरफेस टेंशन के साथ है और मॉइस्चराइजेशन के साथ है। 182, स्टेटमेंट है कि डैश आर रिक्वायर्ड फॉर वन डार्क रिएक्शन। एक डार्क रिएक्शन के लिए 6 ATP चाहिए, 9 ATPs चाहिए, 6 NADPH चाहिए या बोथ B and C। सो आंसर इज बोथ B and C क्योंकि 9 ATPs प्लस 6 NADPH मिलकर एक डार्क रिएक्शन को कराते हैं। अगर इनमें कोई डिफिशिएंसी है तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। फॉर 1 ग्लूकोज इसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। फॉर 1 ग्लूकोज 18 ATPs 12 NADPH। MCQs number 183, which cell organelles are involved in autophagy? Autophagy means self-eating. Self-eating is the property of lysosomes. Due to the autophagy, the lysosomes are also called suicide bags. ये सुसाइड बम्बार हैं और ये ख़ुद को भी ख़त्म कर देते हैं और जिस सेल के अंदर होते हैं उसको भी किल कर लेते हैं। The mechanism is called autophagy and lysosomes are called suicide bags. Now come to MCQs number 184. The innermost cell wall layer is secondary wall. Innermost cell wall याद रखिए secondary wall है, outermost middle lamella है, ठीक है, जो कि ज्वाइन करता है प्राइमरी वॉल को, वो बीच में होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी वॉल निकलता है, प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल निकलता है और प्राइमरी वॉल के ऊपर मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला का ये मतलब नहीं है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाए। मिडिल लेमेला का मतलब ये है कि वो दो प्राइमरी को मिलाए और दो सेल्स को ज्वाइन करे। 191, फोटो रेस्पिरेशन इज़ रिड्यूस्ड बाय डैश। जब प्लांट फोटो रेस्पिरेशन से तंग आ जाए तो वो एडाप्टेशन कर लेते हैं C4 फोटोसिंथेसिस की। जब भी C4 फोटोसिंथेसिस होगी तो याद रखें इसमें फोटो रेस्पिरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि रूबिस्को को वो बंडल शीट में बंद कर देते हैं और उसकी जगह PEP कार्बोक्सिलेज वो जगह ले लेती है और वो सिर्फ कार्बोक्सिलेज है, ऑक्सीजनेज नहीं होती। दैट्स वाई फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स। 192 का स्टेटमेंट है कि विजिबल लाइट रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश। विजिबल लाइट 1 to 390 तो अल्ट्रा वायलेट है, ये गलत है। 390 to 760 नैनोमीटर, ये बिल्कुल करेक्ट है। 670 to 1400 इंफ्रारेड है। 670 to 760 ये सिर्फ क्लोरोफिल बी का जो है हमारे पास रेंज है। सो द करेक्ट आंसर इज़ फॉर द होल विजिबल लाइट इज़ 390 to 760 नैनोमीटर। 193 का स्टेटमेंट है कि द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स आर डैश। मोनोमर्स आर कम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज अमाइनो एसिड विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। 1 NADH2 produces dash ATPs and FADH2 produces dash ATPs. 1 NADH2 is equal to 3 ATPs and 1 FADH2 is equal to 2 ATPs. NADH2 जो है ये 3 लाख रुपए का चेक है और FADH2 जो है ये 2 लाख रुपए का चेक है। जब भी NADH2 बन जाए और या FADH2 बन जाए और फिर वो कन्वर्ट हो जाए इनटू ATPs, this is called oxidative phosphorylation. That is called oxidative phosphorylation. जब भी ATP डायरेक्ट बन जाए, डायरेक्ट ATP सिंथेसिस जब हो जाए, that is called substrate level. That is called substrate level
फॉस्फोराइलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, आप जाते हैं उनसे मांगते हैं, वो आपको 5 लाख रुपए नकद दे दें और 5 लाख रुपए का चेक आपके हाथ में दे दें, तो ये चेक है 5 लाख रुपए का, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा, तब जाके ये आपको एटीपी बना के देगा। डायरेक्ट एटीपी अगर बन जाए, जो कैश आपको मिला है, दैट इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। होप सो कि ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई मुश्किल है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इंडिविजुअली किसी भी एमसीक्यूज़ में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, मैकेनिज़्म आपको समझ नहीं आता, ठीक है, तो आप उस एमसीक्यूज़ को व्हाट्सअप करें, सिर्फ बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ को, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपको वॉइस मैसेज में उस एमसीक्यूज़ की डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद FCA फ्रंटियर कोचिंग अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।